नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार और आज डिबेट शो में टेरर फाइल्स की हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे से ठीक 2 दिन पहले जम्मू में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने सीआईएसएफ के जवानों की बस पर कई राउंड फायरिंग की। इस हमले में 2 आतंकियों को सेना के जवानों ने ढेर कर दिया, जबकि इस अटैक में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर में इस आतंकी हमले को भारतीय सेना गंभीरता से ले रही है, क्योंकि सवाल पीएम की सुरक्षा का भी है और सवाल देश की सुरक्षा का भी। जम्मू में हुए इस आतंकी हमले को कई एंगल से देखा जा रहा है। आखिर इस हमले से आतंकियों के हुक्मरान क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या यह हमला सेना की कार्रवाई को बाधित करने के लिए किया गया या डायरेक्ट मोदी तक कुछ संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वार्निंग दे रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसको जो भी समझना अपना हथियार डाल दे, हाथ ऊपर कर लो और बाहर आ जाओ। दहशत फैलाने के पीछे किसका माइंड गेम? पाकिस्तान में लिखी गई टेरर स्क्रिप्ट। आतंकवाद प्लस दहशत, पाकिस्तानी मिशन। क्या मोदी बंद करेंगे टेरर फाइल्स? मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 क्या हटाई, मानो उन्होंने आतंकियों की लंका में ही आग लगा दी हो। बीते कई महीनों से शायद ही ऐसा कोई दिन गया हो जब भारतीय सेना ने किसी न किसी आतंकी को मौत की नींद न सुलाया हो। सेना चुन चुनकर आतंकियों को मौत के घाट उतार रही है। दिन हो या रात, सेना का सर्च ऑपरेशन 24 घंटे जारी है। आतंकियों की पोजीशन ट्रैक होते ही सेना चीते की तरह लोकेशन पर दौड़ पड़ती है। पहले तो सरेंडर के लिए वार्निंग दी जाती है और सरेंडर ना करने पर आतंकी का गेम ओवर तय है। लेकिन इस बार आतंकियों का यह हमला किसी दूसरी तरफ इशारा कर रहा है। यह बहुत ही गंभीर विषय है। 24 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी का जम्मू दौरा प्लान था। मोदी जम्मू पहुंचते इससे पहले ही आतंकियों ने कायराना हरकत करते हुए ड्यूटी पर तैनात सीआईएसएफ के जवानों पर अपनी बंदूकों के मुंह खोल दिए। आतंकवादियों ने तकरीबन सीआईएसएफ की जो एक गाड़ी पर हमला किया, जिसमें तकरीबन 15 सीआईएसएफ के जवान जो है वो अपनी मॉर्निंग ड्यूटी के लिए निकल रहे थे, जिस पर उन पर हमला किया गया और सीआईएसएफ की तरफ से भी बड़ी बहादुरी से उनके साथ रिटेलिएट किया गया। हालांकि सेना की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर हो गए और कई भाग निकले। इसी हमले में गोली भारतीय सेना के एक जवान को भी जा लगी। पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किए गए और इनको जहां पर टास्क ये दिया गया था कि इन्होंने किसी सिक्योरिटी फोर्स के कैंप को या सिक्योरिटी की किसी हैवी डिप्लॉयमेंट को एंगेज करना है और बहुत बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज करनी है, लॉस करना है। इस हमले को सेना लाइट मोड में नहीं ले रही है। क्या छिपा है आतंकियों के इस हमले के पीछे? आतंकी मोदी को क्या संदेश देना चाहते हैं? आखिर क्या आतंकी अपने इस कायराना हमले से मोदी को डराना चाहते हैं? जम्मू कश्मीर की राजनीति के एक और एंगल पर भी विचार करना जरूरी है। 2 दिन पहले ही महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली आकर सोनिया गांधी से मुलाकात की। दोनों के बीच हुई इस मुलाकात को नए सियासी मोर्चे और गठजोड़ के रूप में देखा जा रहा है। क्या यह मुलाकात जम्मू कश्मीर के राजनीतिक मैदान से मोदी की पकड़ ढीली करने के लिए थी? सोनिया की महबूबा जम्मू कश्मीर पर काबिज होने के लिए क्या रणनीति चल रही है? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो जम्मू कश्मीर में राजनीतिक हलचल भी तेज होने वाली है और हो चुकी है, कहें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन इन सब के बीच जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं लगातार पिछले कुछ दिनों से, उसके मायने मतलब क्या हैं?
और कितना बदल गया है जम्मू कश्मीर, इस पर भी बातचीत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत की शुरुआत करें। लेकिन सबसे पहले आपको मेहमानों से परिचय करा देते हैं। सुशील पंडित हमारे साथ, कश्मीरी पंडित जुड़ रहे हैं। इफ्तिकार मिसगर हमारे साथ, कश्मीरी एक्टिविस्ट जुड़ रहे हैं। माजिद हैदरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। सुदेश वर्मा प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद है। कविंद्र गुप्ता हमारे साथ, पूर्व डिप्टी सीएम मौजूद है जम्मू कश्मीर के। और मेजर जनरल के सिन्हा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन पहला सवाल कविंद्र गुप्ता जी, मैं जानना चाहता हूं कि 5 अगस्त 2019 के बाद कितना बदल गया है जम्मू कश्मीर, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है। देखिए, धारा 370 हटने के बाद यानी कि 5 अगस्त 2019, इसके बाद आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के हालात थे। वो बुरहान वानी मरता है तो 1 साल के लगभग वहां पर इस प्रकार का मातम मनाया गया, वहां पर बंद रहते थे, पत्थरबाजी की गई, इस प्रकार की कोशिशें की गई। आज वहां पर ना तो कोई पत्थरबाज नजर आता है, ना हुर्रियत का कोई बड़ा नेता नजर आता है। इन सब की आवाज बंद है और कोई इस प्रकार की बंद की काल भी नहीं देता। ना ही राजनीतिक पार्टियां जिस प्रकार से खुलेआम उनके घरों में मिलिटेंट मरता था उसके घर में पहुंच जाती थी, अब इन चीजों पर कहीं ना कहीं लगाम लगी है। टेरर फंडिंग पर लगाम लगी है, सभी के वो खाते बंद हैं। यहाँ पर जो ये जो मिलिटेंट थे, कैदी थे, यहाँ पर रखा जाता था, एक इस प्रकार का एक व्यवहार किया जाता कि उनको फेवर की जाती थी। आज उनको सभी दूसरी जेलों में डाला गया है। जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, वहां पर लोग शान से परेड में भी जाते हैं, शान से वहां पर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज भी होती हैं। टूरिस्ट जितना यहाँ पर आ रहा है उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें होने के बावजूद भी कभी कभी इस प्रकार से ये कोशिश की जाती है कि मिलिटेंट्स अटैक, इक्का दुक्का जो बचे हैं, 450 मिलिटेंट्स को पिछले 2-2.5 साल में ढेर किया गया और एक खौफ था, एक डर था जो उसको खत्म किया गया। बदला ये है कि यहाँ पर कभी इलेक्शन ही नहीं हुआ करते थे, पंचायत के पंच के इलेक्शन करवा करके तो उसको वहां पर छोड़ दिया जाता था। आपका फ्रेम नहीं मिल रहा है, मैं माफी से के साथ आपको रोक रहा हूं। दोबारा आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। आपसे बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपने उप मुख्यमंत्री के तौर पर जम्मू कश्मीर में सेवा की है, तो आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। आपका फ्रेम दरअसल नहीं मिल रहा है। इन सब के बीच मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिन्हा साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या मैसेजिंग देने की कोशिश हो रही है? प्रधानमंत्री का दौरा 2 दिनों के बाद है और लगातार ऐसी एक्टिविटीज हम देख रहे हैं कि आतंकवादी आते हैं, हमला करते हैं, भागते हैं, लेकिन उन्हें उनके अंजाम तक हमारे सेना के जवान पहुंचा देते हैं। 2 गज जमीन के नीचे उनकी जो पहुंच होनी चाहिए वहां तक हमारी सेना के जवान पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आतंकवादी और आतंकवादियों क्या कहा? देखिए कुंदन जी, एक तो मैसेजिंग है और दूसरा एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। देखिए 2.5 साल के बाद जिस तरह से परिस्थितियां बदली हैं, जैसे पूरा का पूरा जो हमारा एक डेवलपमेंट का एक स्टेटहुड की बात अभी जो करने जाने वाले थे, शायद प्रधानमंत्री उसकी घोषणा करें, और जिस तरह से पूरी परिस्थिति बदल गई है जी, उससे देखिए एक मैसेजिंग तो मैं मानता हूं मैसेजिंग तो इनका चल ही रहा है। एक मैसेजिंग है कि हमारे यहाँ पे ये जो टेररिज्म है जो स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है अक्रॉस, और वो आपके जो अक्रॉस LOC से आते हैं या पाकिस्तान से आते हैं जी, उसकी मैसेजिंग के अलावा एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। ये सिक्योरिटी थ्रेट को हम हल्के में नहीं ले सकते। देखिए आज के दिन में जो सिक्योरिटी की माहौल थी उसमें बहुत आकाश जमीन का अंतर रहा है। 2.5 सालों के अंदर में सेल्फ लाइफ कोई भी टेररिस्ट का नॉट मोर देन 30 डेज है। बहुत कम लोग हैं आंकड़ों के हिसाब से। जो समीक्षा की जाती है सिक्योरिटी की, उसमें भी एक ऐसा मानते हैं कि बहुत कम गिरावट है। मगर एक भी इंसिडेंट यदि हो जाता है, और खास करके 24 तारीख का वो अहम दिन जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री 2.5 साल बाद वहां जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है ये, और इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। अब आप देखिए सजवान कैंप जो है 15 किलोमीटर दूर है, जहां हमारे प्रधानमंत्री जी जा करके पाली पंचायत से करेंगे और एक इतनी बड़ी उद्घोषणा करेंगे। उसके अंदर में
वो जो पूरे विश्व उनको देखेगा। ये चीजें नहीं है जो इन्वेस्टमेंट्स आए हैं, जो इन्वेस्टमेंट आए हैं लोकल 38,000 करोड़ लोकल्स के हैं, 3,000 करोड़ यूएई दे रहा है। इसके अलावा मल्टी पावर प्रोजेक्ट्स का है, 5 एक्सप्रेस वे है, ओपनिंग ऑफ बनहाल, ये काजीकुंड टनल की बात है। तो ये जो चीजें हैं नॉर्मल सी, और इसके ऊपर में ये बौखलाहट नहीं है जी, ये अब मैं कहते हैं डेस्परेशंस हैं। बिल्कुल, डेस्परेशंस में जब करता है, बिल्कुल सिन्हा साहब बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटता हूं। बहुत बड़ी चैलेंज। और सर आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात को और सिक्योरिटी के हालात को जानना बेहद जरूरी है आपसे। कविंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए। कविंद्र जी, आपने कहा कि जो पत्थरबाज थे वो अब नहीं दिखाई देते, हाँ वो नहीं दिखाई देते, लेकिन 370 हटने के बाद, अनुच्छेद 370 जब हटा, उसके बाद 500 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं, आतंकवादी घटनाएं, और 439 आतंकवादियों को जनवरी तक का ये डेटा है, उनके अंजाम तक हमारे सुरक्षा बलों ने पहुंचा दिया। तो घटनाएं नहीं रुकी हैं, पत्थरबाज नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन आतंकवादी हमले जो हैं वो हो रहे हैं। इसके पीछे की वजह आप क्या देखते हैं? देखिए, 70 साल का बिगड़ा हुआ निजाम, जहां पर राजनीतिक पार्टियां इन लोगों की सपोर्ट करती थी, उन लोगों को नौकरियां दी गई, इन लोगों के परिवारों को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया गया, पुलिस में इनको एडजस्ट किया गया। आज ये नासूर ये धीरे धीरे खत्म होगा। और छिटपुट सर, कहीं सिर्फ डर तो नहीं है इसके पीछे? आप जो सारी वजह बता रहे हैं उसके साथ सबसे ऊपर डर तो नहीं है? देखिए, डर वहां पर नहीं है, उनको अपनी एक केंद्र सरकार पर विश्वास है, अपने सुरक्षा बलों पर विश्वास है। कुछ लोग अभी भी इन्फॉर्मर्स बनकर के गली मोहल्लों में रहते हैं, सरकारी नौकरियां करते हैं, पुलिस के अंदर भी हो सकते हैं। तो इनको काफी हद तक इन्होंने सफाई करने की कोशिश की है, उनको नौकरी से भी निकाला है, उनकी प्रॉपर्टी सीज की है। लेकिन ये 70 साल का जो कांग्रेस ने यहाँ पर ये धारा 370 लगा करके एक लगाववाद की एक नींव रखी थी, या शेख अब्दुल्ला या पीडीपी के लोगों ने जो इस प्रकार का रखा था, उसको खत्म होते कुछ समय लग सकता है। लेकिन मैं सच कहना चाहता हूं, कोई भी इस प्रकार की वारदात को अगर अंजाम दिया जाता है तो उसको जल्द ही न्यूट्रलाइज किया जाता है और ढेर कर दिया जाता है। सुरक्षा बल अपनी शहादत दे करके और खास करके मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, एक विश्वास बना है सुरक्षा बलों के प्रति वहां के लोगों में, और जिस प्रकार से एक कोशिश की जाती है उनके साथ आपस में इंटरेक्शन की जाती है, और लोगों में एक विश्वास बना है। 26 जनवरी 15 अगस्त इस प्रकार में वहां पर झंडे चलाए जाते हैं, पाकिस्तान के झंडे चढ़ने बंद हो गए हैं, घुसपैठ पर काफी जगह से लगाम लगा है। पहले क्या होता था कि यही लोग पुलिस में इनके बैठे होते थे, खुद ही थाने लुटा देते थे, वहां से हथियार गायब हो जाते थे। इन सारी चीजों पर बहुत फर्क पड़ा है। लेकिन मैं नहीं ये कहता कि 100% ठीक हो गया है, कहीं ना कहीं। लेकिन सुरक्षा बलों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है और बड़ा अच्छा काम किया है। तो आने वाले 1-2 वर्ष में जो इस प्रकार के लोग हैं उनको भी मार गिराया जाएगा, और कोई हिम्मत नहीं करेगा। अगर आतंकवाद कई लोग धर्म के साथ जोड़ने का यहाँ पर प्रयास करते हैं, राजनीतिक पार्टियां इस प्रकार के खेल खेलती हैं। ठीक है कविंद्र जी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, बहुत बदलाव हुआ जम्मू कश्मीर में, आप भी कह रहे हैं, और बदलाव की तस्वीरें भी दिखती हैं। एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है क्या चुनाव होने जा रहा है क्या? क्योंकि हम देख रहे हैं महबूबा मुफ्ती दिल्ली आ रही हैं, प्रधानमंत्री कश्मीर जा रहे हैं, तो कुछ चुनाव की हलचल है क्या? देखिए, स्वाभाविक बात है, जिस प्रकार से एक डिलिमिटेशन का प्रोसेस चलाया गया है, 6 मई से पहले उन्होंने रिपोर्ट देनी है, उसके बाद ये जो इलेक्टोरल रोल बनने हैं लोगों के बीच में, इनके किसी विशेष कारणों से यहाँ पर एलजी का शासन यहाँ पर लगाया गया, यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है, स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पहले पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, कारपोरेशन, इस प्रकार के इलेक्शन है। मुझे याद है, मैं मेयर बना 23 साल बाद इलेक्शन हुए थे 2005 में, उसके बाद 2018 में इलेक्शन हुए। तो कहने का मतलब है कि जो इर्रेगुलरिटीज थी उसको खत्म किया गया है। आज 5 साल बाद रूटीन में जो इलेक्शन होते हैं वो हुआ करेंगे। लोगों को अपने अधिकार मिले हैं। यही कारण थी कि आम लोग जो अपने नजदीकी नुमाइंदे से कहीं ना कहीं वंचित थे, आज एक ये इसी कारण से आतंकवाद फैला। आज वो अपने अपने इलाकों में बैठ करके कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते होंगे कि कम से कम चुनी हुई सरकार वहां पर रहे, जो भी पार्टी चुन करके आए, लेकिन चुनी हुई सरकार रहे। शुक्रिया आप कविंद्र गुप्ता जी, न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुदेश वर्मा साहब, तो क्या चुनाव की तैयारी चल रही है क्या?
मैं जानना चाहता हूं, सुदेश वर्मा जी हमारे साथ हैं। चलिए, सुदेश वर्मा जी का फ्रेम इस वक्त नहीं दिख रहा है, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। माजिद हैदरी साहब, ये जो हलचल है, ये क्या संकेत दे रही है? देखिए कुंदन भाई, आपने बाकी पैनलिस्ट को भी मौका दिया, मैं उम्मीद करता हूं मुझे भी अपना पक्ष रखने का मौका देंगे। देखिए, सबसे पहली बात है माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की। माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा है वो केवल एसएसजी का कार्य नहीं है, वो हर देशवासी का उतना ही फर्ज बनता है। मेरा भी उतना ही फर्ज है, मेजर जनरल सिन्हा साहब का ही उतना फर्ज है, इफ्तिखार मिसगर साहब का, आपका, मेरा, हम सबों का फर्ज है कि मोदी जी की सुरक्षा की हम पूरी निगरानी करें, अपने दिल से निगरानी करें। लेकिन हमें यह समझना होगा कि अभी कविंदर गुप्ता जी ने कहा जी पत्थरबाजी कम हुई है, आपने भी कहा पत्थरबाजी कम हुई है। जी सच में पत्थरबाजी कम हुई है, ग्रेनेड बाजी बढ़ गई। पहले 3 महीने बाद कोई ग्रेनेड, 6 महीने बाद कोई ग्रेनेड फटता था, हर हफ्ते कहीं ना कहीं ग्रेनेड। जो मक्खन लाल बिंद्रू पिछले 32 वर्षों से कभी मारा नहीं गया था, उसकी हत्या हो। स्कूल में जाकर के पंडित भाई टीचर को मारा। तो बिहार का वीरेंद्र पासवान गोलगप्पे बेचने आता है, उसे मारा। तो हालात में तो काफी तब्दीली आई। और इन्होंने पंचायत की बात की, केवल पंचायत बनी, असेंबली कहीं बनी न स्टेट ना कुछ। और मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, यहाँ मेजर जनरल साहब सिन्हा साहब बैठे, इनसे मैं जानना चाहता हूँ कि जो सुंजवा में आज जो हमला, ये हमला सुंजवा में हो या पठानकोट में हो या उड़ी में हो, ये केवल भाजपा की सरकार के वक्त क्यों होता है? ये देखिए, ये जानने वाली है, देश को भी पता चलना चाहिए कि भाजपा की सरकार में पठानकोट पे हमला, भाजपा की सरकार। माजिद हैदरी साहब, उससे पहले हमले नहीं होते थे क्या? माजिद हैदरी साहब, हमले तो पहले भी होते थे ना? नहीं, आप हमलों को किसी सरकार से जोड़कर देख रहे हैं क्या आप? देखिए, जिस अजहर मसूद की आप बात आज कर रहे हैं कि ये जैश के मिलिटेंट थे, उस अजहर मसूद को तो भाजपा नहीं छोड़ा था। कंधार जाके बड़े ही पूरे, उस टाइम तो सिन्हा साहब आर्मी की नौकरी में थे, इन्हें तो उस टाइम उसको रोका नहीं। इन्हें भी उसको बोला जी सर आपको मैं सैल्यूट करता हूँ, आप जाइए आराम से, अफगानिस्तान जाइए। तो ये जो प्रॉब्लम इस वक्त हमारे देश में है, पूरे देश में, सिर्फ कश्मीर में नहीं, ये भाजपा और आरएसएस की वजह। तो पूछे सिन्हा साहब से कि ये परेशानी क्यों है। और जो ये बात करते हैं कि जी 70 वर्षों से यहाँ पे सिर्फ भ्रष्टाचार था जम्मू कश्मीर में, जो 3 वर्षों से रिकॉर्ड ब्रेकिंग भ्रष्टाचार है, जब से कि नई दिल्ली का कंट्रोल है, मोदी जी क्यों नहीं क्रैकडाउन करते जम्मू कश्मीर की सरकार पे कि यहाँ देखा जाए कि यहाँ पे अभी भी क्यों है इतना ज्यादा भ्रष्टाचार। मोदी जी तो मशहूर है ना खाऊंगा ना खाने, जम्मू कश्मीर की सरकार में लूट क्यों मची है? ये मोदी जी को एक क्रैकडाउन करना होगा जनाब जम्मू कश्मीर पे। यहाँ बहुत हालात खराब है, मोदी जी को मिसलीड किया जा रहा है, अमित शाह जी को मिसलीड किया जा रहा है जम्मू कश्मीर पे। ठीक है, इफ्तिखार मसगर, ठीक है, मैं बाकी लोगों के पास भी जाना चाहता हूँ। इफ्तिखार साहब, क्या है वही स्थिति है जो माजिद हैदरी बता रहे हैं? जम्मू कश्मीर की हालत यही है? जब विद रेफरेंस टू एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 बात की जाती है तो मुझे हंसी आ जाती है। एक तो आर्टिकल 370 को कैसे टेररिज्म के साथ मिलाया जाता है, तो वो मेरी नज़र से भी और मेरे दिमाग से भी बाहर बहुत दूर बात है। क्योंकि आर्टिकल 370 इस कॉन्स्टिट्यूशन की देन थी, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने हटा दिया, लेकिन इसको टेररिज्म के साथ और इसको उग्रवाद के साथ मिलाना ये अपराध है, जो अपराध कॉन्स्टिट्यूशन के साथ किया जा रहा है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने ये 300, क्योंकि ये 370 किसी पाकिस्तान की या किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की देन नहीं। एक दूसरा, जब ये कहा जाता है कि आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 आर्टिकल हालात सुधर गए, कुछ माहौल में फ़र्क आ गया। देखिए, आप अगर 2000 में जाएंगे और अगर आप देखेंगे जब इनिशियली 2008 में मुफ्ती मोहम्मद सईद की हुकूमत आ गई, तब हालात कहाँ पे थी जम्मू कश्मीर में, तब का आप रिकॉर्ड निकालिए, जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड होगा, कितने मिलिटेंट ये एनकाउंटर्स हुआ करते थे, तब कितने मिलिटेंट्स यहाँ पे थे। अब ये गिनतियाँ गिनानी है कि 300, 200, 300, 200, ये 300, 200 से छुटकारा कब मिलेगा हमें कश्मीर में? कब कश्मीरी कब चैन की नींद सोएगा, ये मुझे बताएं। ये सरकारें जुमलाबाजी, ये बातें, वो हो गया जी, ये हो गया, इनके अपने फेलियर से नहीं। आपको सही से नींद आए और जम्मू कश्मीर के तमाम आवाम को सही से नींद आए और आतंकवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाए, ये जिम्मेदारी किसकी है? आपके मुताबिक मैं सवाल पूछूं तो कौन ये सुनिश्चित कर सकता है? ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है। जो हम होम मिनिस्ट्री के फेलियर्स आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं कुंदन जी, जो होम मिनिस्ट्री पिछले 3 साल से हर एक दिन 4 एनकाउंटर्स, हर एक दिन हमारे सिक्योरिटी के 2-3 एहलकार, पुलिस के 2-3 एहलकार, सिविलियन किलिंग्स, टारगेट किलिंग्स, ये 3 साल में जो ये जितना बढ़ गए ये फिगर, क्या इसके जिम्मेदार आप और मैं हैं?
क्या इसके जिम्मेदार होम मिनिस्ट्री नहीं है? क्या इसके जिम्मेदार ये सरकार नहीं है? क्या हम अपनी उंगली सरकार के अगेंस्ट नहीं उठाएंगे? ये सरकार पोलराइजेशन में लगी हुई है, सरकार तोड़ में लगी हुई है, सरकार मजहब के इफ्तिकार साहब एक और सवाल मैं जानना चाहता हूं जल्दी से, फिर मैं सुशील पंडित के पास जाना चाहूंगा। इफ्तिकार साहब, मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, अगर मिलिटेंट आए, वो सीआईएसएफ के बसों पर गोली चलाएं, तो क्या एनकाउंटर को टाला जा सकता है? क्या उन 2 आतंकवादियों को जिस तरीके से आज जहन्नुम में पहुंचा दिया हमारे सुरक्षा बलों ने, यह कार्रवाई गलत है क्या? एनकाउंटर की संख्या तो बढ़ेगी, अगर सामने से हमला होगा तो हमारे सुरक्षा बल जो हैं वो जवाब देंगे और अंजाम तक पहुंचाएंगे आतंकवादियों को। यही तो होना चाहिए ना। छोटा जवाब साहब। अगर सिक्योरिटी की ही बात की जाए तो फिर आर्मी इज डूइंग गुड जॉब। आर्मी पे तो कोई सवालिया चिन्ह है नहीं। सवालिया चिन्ह अगर है तो वो सरकार की नीतियों पे है, अगर सवालिया चिन्ह है कहीं पे तो वो सरकार के फेलियर्स पे है। अगर ये बढ़ रहा है, अगर इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कहाँ पे है इस मुल्क की सरकार? ठीक है, तो इसमें आप जो एनकाउंटर की रोकने की बात कर रहे हैं, कैसे रोक पाए? वो तो होना ही है जब। ठीक है, सुदेश जी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले सुशील पंडित जी से मैं बातचीत करना चाहता हूं। सुशील पंडित साहब, बहुत बातचीत हुई कश्मीरी पंडितों की, प्रधानमंत्री अब कश्मीर जाने वाले हैं, जम्मू जाने वाले। मैं ये जानना चाहता हूं, कुछ लगता है क्या कि कश्मीरी पंडितों का जिक्र प्रधानमंत्री करेंगे? वो कश्मीर फाइल्स को लेकर के उन्होंने कहा लोगों को देखना चाहिए, सच्चाई जाननी चाहिए, और प्रधानमंत्री खुद जा रहे हैं अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद। तो लगता है कि कश्मीरी पंडितों का जिक्र प्रधानमंत्री करेंगे और उनके लिए कुछ ऐसा लेकर के जा रहे हैं जिससे जो जख्म है 30 साल पुराना, उस पर थोड़ा मरहम रखेंगे। देखिए, फिलहाल वो जम्मू जाकर के अगर कम से कम हमारे किसी शरणार्थी कैंप में हो आए, जो जीवन में कभी नहीं किया, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, और थोड़ी रस्म अदायगी ही कर लें, हालचाल पूछकर, किसी के कंधे पर हाथ रखकर पूछ लें कि ये 32 साल कैसे गुजरे, मुझे लगता है कि इसी शिष्टाचार में हम लोग गदगद हो जाएंगे। अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया है। भाजपा ने 3 गृह मंत्री दिए हैं देश को, 3 में से किसी गृह मंत्री ने आज तक ऐसा नहीं किया है कि किसी शरणार्थी कैंप में जाकर वहां 32 साल से सड़ रहे लोगों को अपना चेहरा दिखा करके कम से कम इतना आश्वासन दे दें कि हम उन्हें भूले नहीं हैं, यह देश उन्हें भूला नहीं है। उनके साथ न्याय कब होगा, ये बात की बात है। वो अपने घरों को लौट पाएंगे कि नहीं लौट पाएंगे, ये भी बहुत बात की बात है। अभी सिर्फ थोड़ी सी रस्म अदायगी ही कर दें जी, थोड़ा सा शिष्टाचार ही कर लें, इतने में तो उनका खर्च भी कुछ नहीं होना है जी। लेकिन कम से कम ये लाज बची रह जाएगी, एक थोड़ा सा भ्रम रहेगा कि हम इस देश के लोकतंत्र में रह रहे हैं जहां की सरकारें संवेदनशील होती हैं। ठीक है, इस भ्रम को बनाए रखने के लिए ही कम से कम एक शरणार्थी कैंप में जहां आए, मेरी उनसे हाथ जोड़कर विनती है। ठीक है, ठीक है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए, सुशील पंडित से आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। सुदेश वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, थोड़ा लेट से जुड़े वो। हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। द टेरर फाइल्स की आज हम बात कर रहे हैं। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, ये हम आपको बता देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। श्रीनगर के नौगांव में आतंकी हमला हुआ है, 2 स्थानीय मजदूरों पर फायरिंग की गई है। हमले में दोनों मजदूर घायल हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नौगांव में 2 मजदूरों को टारगेट किया है आतंकवादियों ने। ये कायराना हरकत एक बार फिर से आतंकवादियों की तरफ से 2 मजदूरों पर गोलीबारी की गई है। दोनों मजदूर जख्मी हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुदेश वर्मा साहब, कुछ लोगों को
370 खत्म होने के बाद बदलाव नहीं दिखाई देता। आप लोग बार बार दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को दिखता नहीं है। एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे क्या आप कि 370 खत्म होने के बाद 2.5 साल में क्या बदला है? सर आपका म्यूट है शायद। जी म्यूट था मेरा। हाँ, मैं बोल रहा था कुंदन जी की कोई मैजिक वैंड तो है नहीं किसी के पास जी 70 हटाओ और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वक्त लगेगा। और आप देखिए जो प्रधानमंत्री जी का विजिट है ये विकास से रिलेटेड है। वहाँ बहुत से प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे, बहुत से प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किए जाएंगे, जैसे बनिहाल टनल है, वहाँ एक गांव है पंचायत जो कि बिल्कुल कार्बन फ्री गांव बन चुका है, वहां से लॉन्च होने वाला है। तो ये सब जो स्कीम्स हैं वहां के लोगों को ही फायदा करेंगे। थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है। जो अंतिम जो होता है दिया जब बुझने होता है तेजी से चलने का प्रयास करता है। टेररिस्ट लोग कोशिश करेंगे तो उन्हें तो हमारी सेना सक्षम है, जैसा कि आपने बताया, वो डील कर लेगी। थोड़ा वक्त और लगेगा। दर्द को समझते हैं हम, कश्मीरी पंडितों के दर्द को भी समझते हैं। वहाँ विकास करना है, वहाँ नॉर्मलाइज करना है सिचुएशन को, भारत के पक्ष में तभी होगा। और हम इंतजार करेंगे। थोड़ा इतना हम लोग झेले हैं मिलिटेंसी को, टेररिज्म को, तो थोड़ा सा और धैर्य रखें। निश्चित ही हम सही दिशा में हैं, ये इम्पोर्टेंट है। कुछ इंसिडेंट्स हो जाने से हमारे डायरेक्शन कहीं से भी नहीं बदलते हैं। बिल्कुल। तो सुदेश जी ये कबूल करेंगे मेरे पास और बीजेपी के पास, सरकार के पास, केंद्र के पास, गृह मंत्रालय के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने घुमाई? किसी के पास भी नहीं है। हाँ। है तो बता दें, हम लोग लोन ले लेंगे वो जादू की छड़ी को और एक बार में चला देंगे। अगर ऐसा कुछ है तो। अरे वक्त लगेगा, सने करके आहिस्ता आहिस्ता करके चीजें बदलेंगी। ठीक है। और ट्रांसफॉर्म हो रही है सोसाइटी। मुस्कुरा रहे, माजिद हाजिरी के पास जाऊंगा। सुदेश वर्मा साहब, लेकिन एक चीज मैं और जानना चाहता हूं। अभी कविंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े थे, उनसे बातचीत कर रहा था। मैंने उनसे भी एक सवाल लिया कि महबूबा मुफ्ती यहां पर सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंची, दिल्ली आई, वो प्रधानमंत्री जम्मू जा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, चुनाव होने वाले हैं क्या अगले कुछ महीनों में? जब परिसीमन का काम चल जाए, पूरा हो जाए, उसके बाद चुनाव कब तक हो सकता है? कुछ बता सकते हैं क्या? ये तो बता सकते हैं आप। प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट रहा है कि जल्द ही जल्द स्टेटहुड दिया जाएगा यूनियन टेरिटरी को, मगर कब, ये तो नेचुरली वक्त जब अच्छे होंगे तभी दिया जाएगा। पंचायत के चुनाव हुए, वहाँ नए नए रिप्रेजेंटेटिव आए, महबूबा मुफ्ती वगैरह इररिलेवेंट फोर्सेस हो जाएंगे इनको लगता है, क्योंकि जो नए लोग आए राजनीति करने के लिए वो नए राजनीति कर रहे हैं, उन्हें एम्पावरमेंट उनको मिला है। जब सीधा पैसा उनके हाथों में जा रहा है वो खुद विकास कर पा रहे हैं, तो उन्हें महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो ये जो अगला जो सत्र होगा राजनीति का, वहां पर वो मुफ्तीज और अब्दुल्लास के बिना होगा, ऐसा लगता है। ठीक है। माजिद हाजिरी साहब आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं के सिन्हा साहब के पास जाना चाह रहा था, लेकिन माजिद हाजिरी साहब आप मुस्कुरा रहे थे। सुदेश वर्मा साहब कह रहे थे, तो इस मुस्कुराहट की वजह बता दीजिए, फिर के सिन्हा साहब के पास में जाऊं। जी बिल्कुल, सुदेश वर्मा साहब कह रहे थे टाइम लगेगा, तो मुझे उस पर 2 पंक्तियां याद पड़ गई कि उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। आप बस यही बताइएगा टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। 13 साल से आपकी सरकार है, 13 साल से आपने क्या कर लिया? आपने खराब कर दिया। आप लोग देश को धोखा दे रहे हैं। आप देश से माफी मांगिए, आप हाथ जोड़ के देश से माफी मांगिए, देश को धोखा देना बंद कीजिए कृपया। मेरी विनती है आपसे, देश से हाथ जोड़ के माफी मांगिए, देश वालों से गलती हो। अरे आप भी कुछ करेंगे एज ए सिटीजन? अब हम करेंगे, सरकार कुछ नहीं करेगी। हाँ, सरकार तो करेगी। सरकार का कर्तव्य क्या है? हम ही सुरक्षा भी देखेंगे, हम ही हालात भी। अभी आज मेरे 2 भाई, अभी शाम को 2 भाइयों को गोली मार दी है किसी ने। सरकार क्या कर रही है मुझे आप बताइए। हाँ, क्या तो बात है, उसकी बात नहीं होगी। बिहार का था, यूपी का था, गरीब मजदूर मारा गया, उसको कंडेम किया। आप तो कभी कर नहीं पाते, केवल कश्मीरी पंडित की, क्योंकि हमारी रोटियां सीखनी है। कौन सा टारगेट हो गया भाई? ये कौन सी बहादुरी हो गया? गरीब लोगों पर चाहे गोली चला दी, बहादुरी दिखा रहे हैं, और आप कंडेम तक नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी बहादुरी है। कंडेम करके कह रहे हैं मेरे भाई के साथ ये हो रहा है। हाँ, इसकी बात आप दबा देते हैं। बेचारा बिहार का कोई मजदूर यहाँ पे हमला हो बात दबा देते हैं, यूपी वाले पे हम लोग दबा देते हैं। बस पंडित आप लोगों ने लगाया। हाँ, क्या बिहारी इंसान नहीं है? क्या यूपी वाला इंसान नहीं है? बताइए मुझे, बताइए आप देश को, क्या बिहारी इंसान नहीं है? क्या यूपी वाला इंसान नहीं है? पंडित राग आप ला रहे हैं जब तक कश्मीर फाइल आए। ये तो हम आपसे पूछ रहे हैं। देश को बांट के रख दिया आपने, माफी मांगी आप देश से। आज टेररिस्ट एक्ट को कंडेम किया, टेररिज्म को कंडेम किया,
जिन्होंने बंदूक उठा के से माफी मांगी है। जो आप बिहार पे हमले को, यूपी वाले पे हमले को आप बात दबा देते हैं, राजस्थान पे हमले आप बात दबा देते हैं। हमारी सेना ने कार्रवाई किया ना, आतंकवादी मारे गए ना, और भी मारे जाएंगे। अरे क्या आप लोगों ने ड्रामा लगाया, यही हाल आप हर दिन सुनाते हैं, आप देश को धोखा दे रहे हैं। ये तो पता लग रहा है आपका नैरेटिव देखकर, बिहारियों के लिए आपको आंसू चू रहा है और टेररिज्म को कंडेम नहीं कर रहे हैं। ये कौन सा डबल स्टैंडर्ड है? ये देखिए आज ये बात नहीं करेंगे, हमसे गलती हुई भाई, मुझे माफी दे दो, मेरे बिहारी भाई, मुझे माफी दे दो। वीरेंद्र पासवान के घर से माफी मांगी उस गोलगप्पे वाले से, जिसकी हत्या हुई कश्मीर में, माफी मांगी आप देश से। ठीक है, सुशील पंडित साहब वो उंगली उठा रहे थे। सुशील साहब आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? मैं इसमें केवल इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि आतंक की सिर्फ टहनियां और पत्तियां छांटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें आप कुछ साल नहीं, कुछ दशक लगा दीजिए, उससे कुछ मिलेगा नहीं। और जब तक एक मानसिकता केवल मैनेज करने की कश्मीर को रहेगी, वहां रिजॉल्व करने की, उसकी प्रॉब्लम हल करने की मानसिकता नहीं होगी, केवल मैनेज करने की मानसिकता होगी, तो एक शेर मुझे भी याद आता है और वो कुछ इस तरह है कि दर्द भी होता रहे, होती रहे फरियाद भी, दर्द भी होता रहे, होती रहे फरियाद भी, और मर्ज भी कायम रहे, जिंदा रहे बीमार भी। तो कश्मीर में केंद्रीय सरकार की कुछ तरह की नीति चल रही है। नहीं तो आप कह रहे हैं सुशील पंडित की यहाँ पर सिर्फ मैनेज करने की कोशिश हो रही है, जड़ तक पहुंचने की कोशिश नहीं हो रही है, टहनियों और पत्तियों को सिर्फ छांटा जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ आज सुशील पंडित जी नाराज हैं, जब तक जिहाद का जबड़ा नहीं उखाड़ा जाएगा तब तक कश्मीर नहीं संभलेगा, बल्कि कश्मीर फैलेगा, देश भर में फैलेगा। माजिद हैदरी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आज आपकी बात कर रहे हैं सुशील जी। बदले से मैं उनके अंदाज नजर आते हैं, कुछ आज अजीब अजीब बात करें, पता नहीं आरएसएस से क्या बात हो गई, कहीं धिक्कार दिए ने आज आरएसएस ने, कुछ लग रहा है कुछ बात हुई है कि आज बड़े कुछ अजीब से लग रहे हैं इस मंच पे। मुझे दुख हो रहा है, आप मेरे साथ जुड़े होते, पहले ही हमारे कैंप में आए होते, हम आपका साथ दे रहे होते और कहते सुशील पंडित जी घर आइए वापस। आज किसी को जम्मू के कैंप में जाके दिलासा देने की जरूरत नहीं होती। आप आज 32 वर्षों बाद भी दिलासे की बात करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू के पंडितों के कैंप में जाके दिलासा दें। माजिद हैदरी, आज आप घर बुला रहे हैं, आज आप घर बुला रहे हैं जब प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। उनके घर आने का वक्त है। ये राजनीति सुशील जी आप बंद कर दीजिए, आप चुप करके घर आ जाइए वापस। ठीक है, के सिन्हा साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, वो भी उनसे भी मेरे सवाल आ रहा हूँ। सुशील पंडित आपकी बात सुनी जाएगी। सुशील पंडित साहब मैं आ रहा हूँ, सर मैं आ रहा हूँ। तब तक आपकी मुखालफत साहब दो तीन चीजें मैं जानना चाहता हूँ। एक बात कही इफ्तिकार मसगर ने कि 370 हटने और आतंकवाद पर अंकुश का कोई कनेक्शन नहीं, ऐसा है क्या? दूसरा सवाल तो सुशील पंडित उठा रहे हैं जो वाजिब हो सकता है, वो कह रहे हैं कि अभी तक टहनियों को, पत्तों को, सूखे पत्तों को काटा जा रहा है, झाड़ा जा रहा है, उसके इतर कुछ नहीं हो रहा है। आपको भी ऐसा लगता है क्या? देखिए कुंदन, आपने दो सवाल किए हैं। पहला आपका है 370 और आतंकवाद का रिलेशन, और दूसरा जो सुशील पंडित जी की एक कमेंट आई है कि टहनियाँ और उनके मेन धड़ को नहीं काटा, उनको जड़ को नहीं काटा जाता है। देखिए, पहला है 370 और आतंकवाद। 370 और आतंकवाद, ये स्पेशल प्रोविजन जो रहा है जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो स्पेशल स्टेटस दी गई, आतंकवाद की पूरी कड़ी जो है वहां से शुरू होती है। 35A और 370 ये एब्सोल्युटली है कि आतंकवाद को, ये जो 3 दशकों का आतंकवाद का वहां पर आप चेहरा देखते हैं, इसकी यदि कहीं जड़ है तो वह जड़ को आपने तो उखाड़ फेंका, मगर जड़ के उखाड़ फेंकने के बाद वो जड़ से भी निकलती हैं नीचे से चीजें जो आप देख रहे हैं। और सुशील पंडित जी का जो कहना है कि वो पत्तियां और टहनियों को ही हम काट रहे हैं, बात ये है, इसकी दो पहलू हैं। ये पूरा का पूरा जो आतंकवाद है वो आपके अक्रॉस है, और ये एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है। 1947 से लेकर के आज 70 साल, ये हम 30 साल का नहीं इतिहास देखते हैं, तो ये सही कह रहे हैं, मगर उसमें ये चीज को आप ऐसे ना समझे कि केवल कार्रवाई नहीं हो रही, बहुत कार्रवाइयां हुई। पठानकोट हुआ, जब उरी हुआ, आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, क्रॉस गए आप बालाकोट चले गए, पुलवामा हुआ,
देखिए ये जो चीजें हैं, जिस तरह से फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे आप देखते हैं वहां पर देख रहे हैं कैसे होता है हमास और इजराइल के बीच में। नहीं सिन्हा साहब, इतना होने के बाद भी डेली कुछ ना कुछ, और ये लेकर चले आप जो आतंकवाद की बात हो रही है, और जो खास करके रेडिकलाइज आतंकवाद है। नहीं ठीक है, माजिद साहब वो पुरानी बातें नहीं कर रहे। देखिए माजिद हैदरी साहब, आप जो बातें करते हैं और मिसगर साहब बात करते हैं, ये भी उस आतंकवाद के बहुत बड़े चेहरे और हिस्से हैं। एक व्हाइट कलर टेररिज्म होता है जो इन चीजों को बढ़ाते। आज 2.5 साल से इनके सुर ताल बदले मिलेंगे आपको। नहीं सिन्हा साहब मैं जानना चाहता हूँ, सुशील जी क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? सिन्हा साहब मैं ये जानना चाहता हूँ। 1 मिनट और लूंगा, 1 मिनट और लूंगा। नहीं आपको मैं 2 मिनट दूंगा, आपको 2 मिनट दूंगा मैं सिन्हा साहब, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का भी मसला है और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा का भी मसला है। मैं ये जानना चाहता हूँ सुशील पंडित साहब को इसलिए लगता है क्या कि आप टहनियों को, छोटे छोटे पत्तों को आप हटा रहे हैं, इसलिए भी लगता है क्या कि जिन सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की आप बात कर रहे हैं उन्हें हम उंगलियों पर गिन लेते हैं, 2 ही है। इससे ज्यादा अगर होते, स्ट्राइक होती तो शायद सुशील पंडित को लगता क्या कि वाकई आप जड़ को काट रहे हैं, ऐसा फील होता क्या उन्हें? सिन्हा साहब देखिए कुंदन जी, जो टेररिज्म की लड़ाई होती है, वो जो रेडिकलाइज टेररिज्म है उसकी, और वो जो अक्रॉस से आता है, तो आपकी पहुंच से आता या तो आप जाएंगे ओपन खत्म कर दे पाकिस्तान को, छोड़ने के लिए जाते हैं, टुकड़े कर दिए, कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ा। देखिए दुश्मन जब करता है आपके ऊपर वॉर और स्ट्रैटेजी ऑफ थाउजेंड कट करता है, तो उसके लिए और भी है, उसके नल और टैप को बंद करने के तरीके। टॉक एंड टेररिज्म विल नॉट गो टुगेदर। हर एक पक्ष के ऊपर में एफएटीएफ की मार, उनके पैसे को आना, तो ये जो चीजें हैं। और आज देखिए पंडित जी बहुत मेरे अच्छे मित्र हैं, मगर ऐसा नहीं कि वो फ्रस्ट्रेटेड बोल रहे हैं, उनकी सच्चाइयां हैं, मगर उनका कंसर्न है क्योंकि वो उस धरती को बिलोंग करते हैं जहां से उनको माजिद हैदरी ऐसे लोगों ने निकाल के फेंका है। अरे सिन्हा साहब, आप पहले बताइए आज़म मसूद को कैसे छोड़ा आप? तब बात ये है, देखिए कुंदन जी ये समझिए आप ये जो चीजें हैं, ये चीज वर्ल्ड ओवर आप देख रहे हैं कि किस तरह से वर्ल्ड में परिस्थितियां बदल रही हैं, मांगने को तैयार नहीं है देश से, ये गलत बात है। उसकी मार पड़ रही है पाकिस्तान के अंदर खुद तो आप कंधार चले जाते हैं, जहाज लेके माजिद हैदरी, आज आप एक चीज को पकड़ के बैठे हैं, वहां पर सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाई गई थी, वो मजदूर मानते नहीं कि आपके लोग हैं, वो नहीं, सरकार को तब तय करना था ना कि आप कश्मीरी लोगों की जान जाने दें या फिर आतंकियों को छोड़ें। हाँ, ड्रामा करते हैं आप लोग एक कंधार लेके माफी मांगो देश से, कोई शर्म नहीं है आप लोगों में। छोड़ना ये स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है, स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है। आप टीवी के चैनल पे बैठ करके कैसे लड़नी है नहीं कर सकते। सेल्फ लाइफ कुंदन जी 9 साल 10 साल रहे हैं इन आतंकवादियों के। ठीक है, इफ्तिकार मिस्कर, सिन्हा साहब मैं दोबारा आ रहा हूं, दोबारा लौटूंगा आपके पास। और 0 टॉलरेंस है आज के दिन। ठीक है, इफ्तिकार मिस्कर, आतंकवादियों को खत्म करने के लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं आप क्या? क्योंकि आप कह रहे 370 और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं। सिन्हा साहब को दिखता है वो कनेक्शन, आपको कनेक्शन नहीं दिखता है। तो इस मंच पर आप बैठ करके बता सकते हैं क्या कि इन आतंकवादियों को जड़ से, टहनियां ना काटा जाए, पत्ते ना झाड़े जाए, जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है? कोई सुझाव है क्या देश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए आपके पास? कुंदन जी बिल्कुल मैं आपकी बात का जवाब दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बड़ी मायूसी से साथ ये कहना चाहता हूँ कि सिन्हा साहब को मैं पिछले 5-6 साल से जानता हूँ, टीवी पे हम एक साथ आते हैं, लेकिन आज 6 साल से भी समझते समझते ये नहीं समझे हैं कि जम्मू कश्मीर का मसला क्या है और 370 की जो वेटेज थी वो क्या थी, और उसका मिलिटेंसी के साथ रिलेशन था वो क्या था। तो ये मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिन्हा साहब जैसे लोग जब वो बातें करते हैं जिनका कोई माने नहीं होता है, नहीं सिन्हा साहब जैसे लोग मत कहिए, वैल्यू नहीं इफ्तिकार मिस्कर, मैं आपत्ति जताता हूँ, नहीं इफ्तिकार मिस्कर, सिन्हा साहब जैसे लोग मत कहिए, क्योंकि उन्होंने देश की सेवा की है वर्दी पहन करके 37 सालों तक।
तो आप सिन्हा साहब जैसे लोग तो कम से कम मत कहिए इस मंच पर। मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हम तो एज ए डिबेटर इनसे बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने देश के लिए जो किया है उसका सम्मान वो मरते दम तक देश करेगा। तो हम तो एज ए डिबेटर बात कर रहे हैं। आप इनको यूनिफॉर्म ना पहनाएं। आपने तो यूनिफॉर्म की आड़ में भारतीय जनता पार्टी को 13 साल हुकूमत करने का मौका दे दिया। यूनिफॉर्म को आप अलग रखिए, यूनिफॉर्म को आप पॉलिटिकल आड़ में ना ले, यूनिफॉर्म को आप पॉलिटिकल आड़ ना दे, यूनिफॉर्म को आप पॉलिटिकल रंगत ना दे, यूनिफॉर्म को यूनिफॉर्म में रहने देंगे, यूनिफॉर्म को आप यूटिलाइज ना करें सियासी यूटिलाइज, अपने सियासी मकसद के लिए आप यूनिफॉर्म को यूटिलाइज ना करें। देखिए सिन्हा साहब, आई रिस्पेक्ट यू, यू आर अ वेरी गुड डिबेटर, बट यू हैव वेरी लेस नॉलेज अबाउट 370 आर्टिकल। आपको बहुत ही कम नॉलेज है 370 आर्टिकल के मुताबिक, बैठ करके आपको बहुत ही कम नॉलेज है। मेरे सवाल पूछे हुए 1 से 1.5 मिनट हो गए। इफ्तिखार यूनिफॉर्म को आप कभी भी ना मिलाएं। नहीं, दोनों को फ्रेम में रखिए। इफ्तिखार साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। इफ्तिखार साहब, सिन्हा साहब मुझे 30 सेकंड दीजिए। सिन्हा साहब 30 सेकंड मुझे। इफ्तिखार साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं। पूछें, आज बैठे टीवी डिबेट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, वारा न्यारा हो जाए। ठीक है, इफ्तिखार साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। इफ्तिखार साहब, कुंदन जी एक और छोटी सी बात रखना चाहता हूं। देखिए सुशील पंडित जी क्यों नाराज है? जहां विवेक अग्निहोत्री पहुंचे वहां आज सुशील पंडित नहीं पहुंचे। उनको अमित शाह। इफ्तिखार साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। सर, मेरे सवाल का रोना इन्होंने रोया, उनको बगल में नहीं। कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं आप, कश्मीर के लिए आप काम करते हैं। मैं जानना चाहता हूं, कश्मीर को बचाने के लिए, आतंकवादियों के खात्मे के लिए आपको कोई सोल्यूशन तो मिला होगा, कोई ऐसा सुझाव तो आप देना चाहेंगे सरकार को? सिन्हा साहब, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, मैं जानना चाहता हूं। इफ्तिखार साहब, सरकार की सिंसियरिटी टुवर्ड्स द पीपल ऑफ कश्मीर क्या होता है कुंदन जी, बताएं आप। कश्मीर के लोगों के लिए सिंसियरिटी, और जो आज सरकार पूरे हिंदुस्तान में पोलराइजेशन कर रही है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ, उसमें सिंसियरिटी उन लोगों को बुक किया जाए जो मुसलमानों के खिलाफ जो फिदायन अटैक हुआ है, जो फिदायन वेस्ट पहन कर आए थे, हुकूमत चलाने पे आ गए। बताएंगे ये क्या होता है? यू आर एडिंग फ्यूल into the fire। इफ्तिखार साहब, ये जो अन्याय की बात कर रहे हैं, ये 2019 से पहले नहीं हो रहा था क्या? 370 खत्म होने के पहले नहीं हो रहा था? तब आतंकवाद क्यों था? तब आतंकी क्यों थे? तब आतंकवादी घटनाएं क्यों हो रही थी? तब लाल चौक पर हर दूसरे दिन क्यों ग्रेनेड अटैक होता था? देखिए इस सरकार ने तो सभी को फेलियर्स बता दिया। इनकी कामयाबी हमें गिनवाए ना। सुदेश जी, कामयाबी सर मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। सर, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। इफ्तिखार साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने फिर वही पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दे दिया। इफ्तिखार साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सुदेश वर्मा साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, सुदेश वर्मा साहब, ये कौन सा सियासी फायदा आप लोगों ने हासिल कर लिया? नहीं, इफ्तिखार साहब, आप दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। सर प्लीज, इफ्तिखार साहब की आवाज थोड़ी सी कम है। इफ्तिखार साहब, दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। दूसरों को भी सुनिए सर, दूसरों को भी सुनिए। बाकी पहले सुन रहे थे। सिन्हा साहब डिबेट की शुरुआत से लेकर अभी तक चुप थे। सुदेश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, कौन सा सियासी फायदा बीजेपी को हासिल हो गया? समझ सकता हूँ आपकी पीड़ा। आपने 8000 कश्मीरी पंडितों को अनसेफ कर दिया कश्मीर में। आपकी सरकार ने जो बचे कुचे कश्मीरी पंडित थे उनको अनसेफ कर दिया, उनको अनसेफ कर दिया कश्मीर ने। आपकी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की नीति ने जितने बचे कुचे कश्मीरी पंडित कश्मीर में थे उनको अनसेफ कर दिया। सर एक करके आपको इफ्तिखार साहब सुन लेते हैं। आइडियोलॉजी जो कहता था कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, वो आइडियोलॉजी कहता था कि कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट नहीं हो सकता, उस आइडियोलॉजी को हमने खत्म। अगला जो है पैदा हुआ, आप उनकी सुरक्षा नहीं कर पाए और उनके डिफेंडर है की सुरक्षा नहीं कर पाए। समझना पड़ेगा, ये आज भी वही नैरेटिव चला रहे हैं। इनकी हिम्मत नहीं होती एक शब्द बोलने की टेररिज्म के खिलाफ, टेररिस्टों के खिलाफ। अरे हम तो मारे बताएं, आप मुझे बताएं जो बचे कुचे कश्मीरी पंडित यहाँ पे थे उनकी सेफ्टी के लिए आपने क्या किया? जो कश्मीरी पंडित मारे गए, क्या उनकी जिम्मेदारी आप अपने सर लेते हैं? जो यहाँ पे बिहारी मजदूर अभी मारे गए, क्या उनकी जिम्मेदारी आप अपने सर लेते हैं? क्या आप उनके फेलियर अपनी गिनती में गिन रहे हैं? क्या बहुत बड़े राज्य से नहीं होगा।
ये जुमलाबाजी से देश नहीं चलता है। इफ्तिकार साहब थोड़ा वक्त दीजिए। इफ्तिकार साहब, सुदेश वर्मा साहब, सुदेश वर्मा साहब प्लीज मुझे सुनिए ना। सुदेश वर्मा साहब मुझे सुनिए ना। अब प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, सुदेश वर्मा साहब प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, क्या बदलेगा जम्मू कश्मीर में? प्रधानमंत्री जाने वाले, आपने डिबेट की शुरुआत में कहा वहां के लोगों को सौगात देंगे, पंचायतों को सौगात देंगे, वहां पर जो योजनाएं चलाई गई उसे इनॉग्रेट करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद कुछ बदलेगा क्या? देखिए, प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट रहा है। आपको पता है कि जब श्रीनगर में बाढ़ भी आता था तो लोग बोलते थे पीएमओ फोन करो, मोदी जी को फोन करो, और इनके जो हिमायती थे यासीन मलिक वगैरह, वो सामान हम लोग का चोरी करके बोट से लेके भाग रहे थे। प्रोसेस तो आपको याद होगा वो सीन। इलेक्शन तो कराया, इलेक्शन तो कराए ना, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में तो आ जाए। प्रधानमंत्री का कमिटमेंट रहा है, इतना बड़ा सौगात दिया है कश्मीर को डेवलपमेंट के लिए, उसके प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, विकास के यूएई आ रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, 3000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट यूएई करने वाला है वहां पर। और इफ्तिकार साहब आपका ये सवाल मैं पूछ चुका हूं। इफ्तिकार साहब, आपको ये सब नहीं दिखेगा। इफ्तिकार साहब आप जो सवाल पूछ रहे हैं इलेक्शन कब होगा, ये सवाल मैं पूछ चुका हूं। बीजेपी के दोनों नेताओं से ये सवाल पूछ चुका हूं मैं, तो ये सवाल इररिलेवेंट है सर। ये सवाल मैं बीजेपी के दोनों नेताओं से पूछ चुका हूं कि कब इलेक्शन होगा। सर आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपको याद होगा, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए आप, अगर आपको याद होगा पार्लियामेंट हाउस में अमित शाह जी ने कहा कि जब हम हालात वहां पे सुधर जाएंगे तो हम वहां पे इलेक्शन भी कराएंगे और स्टेटहुड भी वापस। आप ही तो कह रहे हैं हालात नहीं सुधरे सर। आप तो कह रहे हैं हालात नहीं सुधरे। क्यों नहीं सुधर रहे हैं? आप तो कह रहे हैं वो इनका है, जब वक्त ठीक होगा तो चुनाव भी हो जाएंगे। ठीक है, हैदरी साहब को लाइए जरा सा स्क्रीन पर। हैदरी साहब, क्या ऐसे हालात बन गए, हालांकि वो जो परिसीमन का जो कार्रवाई है वो चल रही है, लेकिन मैं हैदरी साहब ये जानना चाहता हूं क्या ऐसे हालात हैं कि वहां पर चुनाव कराए जा सकते हैं? उसमें हालांकि परिसीमन में भी अभी अप्रैल मई तक शायद प्रोसेस जाएगा। तो जब पंचायत इलेक्शन हो सकते हैं तो असेंबली के क्यों नहीं हो सकते? ऐसे हालात खराब बता रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आने के 2 दिन पहले यहाँ पे आतंकी हमला होता है। अभी शाम को हमारे पता नहीं यूपी या बिहार, यही तो प्रोवोकेशन है, यही तो प्रोवोक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, हमला कर दो, माहौल खराब है, यही तो आप बताना चाह रहे हैं। देखिए हालात ठीक है। कश्मीर तो मैं कहता हूँ कश्मीर तो जल रहा है, कश्मीर जल रहा है, जम्मू कश्मीर जल रहा है। आपको दिखता नहीं है जम्मू कश्मीर जल रहा है, जम्मू कश्मीर थोड़ा पानी डालिए। क्यों किया गया ये को तो डिफीट करना है, सरकार बताएगी ना, मैं कहां से बताऊं? ठीक है सुशील पंडित साहब, इलेक्शन हल है क्या? सुशील मुसलमान, ठीक है, यहाँ तो सुशील पंडित साहब से गिराए जाते। अब इलेक्शन पर चर्चा है, सिक्योरिटी पर हमने बातचीत कर ली, सियासी आरोप प्रत्यारोप पर हमने बातचीत कर ली, कश्मीरी पंडितों की हमने बात कर ली, अब चर्चा हो रही है इलेक्शन से लगता है कि कश्मीरी पंडितों को कुछ बदलाव आ जाएगा। सुशील पंडित को सुन लेते हैं, सुशील जी को सुन लेते हैं, सुशील जी को सुन लेते हैं। दुर्भाग्य होगा कि अगर कश्मीर में राज्य का दर्जा पुनः वापस आए या वहां चुनाव हो, क्योंकि अभी वही हालात हैं, बल्कि बदतर हालात हैं उन हालातों से भी जिनमें हम निकले थे। ऊपरी लीपापोती से हालात सामान्य नहीं हो सकते। कुछ शिकारों पर आप तिरंगा लहराकर फोटो खींच लें या कहीं से एक जन्माष्टमी की झांकी निकाल करके आप पूरे देश को यह समझाने की कोशिश करें कि कश्मीर बदल गया है। यह सुशील भाई आप इतना सच क्यों बोल रहे हैं? आज क्या बात है? क्या हो गया सुशील जी को इतना सच बोल रहे हैं? लोगों के साथ भी अन्याय होगा जो आप इतना सच क्यों बोल रहे हैं? आज क्या बात है? मारे जाएंगे ये समझ करके हालात सुधर गए हैं। सुशील भाई और जब तक माजिद हैदरी जैसे लोग जो जिहाद के प्रवक्ता हैं इन पर नकेल नहीं कसी जाएगी तब तक कश्मीर के हालात सुशील जी को भाई बोल रहे हैं। सुशील भाई आप सच क्यों बोल रहे हैं? इतना सच्चे क्यों बोल रहे हैं आप? आज क्या हुआ है? ऐसा क्या हो गया आप आज अचानक सच बोलने लगे? आपको तो सच बोलते कभी नहीं देखा इस मंच पे। क्या हो गया आपके साथ आज? क्या बात है कि आप आज सच बोल रहे हैं? कौन किस बात की सच्चाई की आप बात कर रहे हैं? वो तो शिकारों पर तिरंगा लहराने की बात या आपको लेकर के जिन्होंने बात कही, दो बातें वो कह रहे हैं। कौन सी सच्ची बात कह रहे हैं वो? देखिए वही तो मैंने कहा मैं इन्हें अपना भाई कहता हूं, लेकिन ये बोलते हैं माजिद हैदरी आतंकी है। लेकिन ये जो सच बोल रहे हैं शिकारे का, बाकी चीजों का, सच क्यों बोल रहे हैं आज? ये क्यों आज सरकार को इतना अपमानित कर रहे हैं इस मंच पे? उस भाजपा का जिसके सुबह शाम दिन राग आलाप थे, आज क्या बात हो गई है कि भाजपा के खिलाफ इतना बोल रहे हैं? देश
पूछना चाहता है सच क्यों बोल रहे हैं। सुदेश वर्मा साहब जवाब देना चाहेंगे क्या? सुशील साहब इतना सच क्यों बोल रहे हैं? ये तो मान रहे हैं ना कि सुशील जी सच बोल रहे हैं, तो ये तो हिमायती है ना टेररिस्टों के, ये सच तो है ही। बाकी तो हम कर लेंगे। आपके फैमिली सुशील पंडित वहां चले जाएंगे। करीबन 300 लोगों को जम्मू बुलाया गया, आपने मरवाया था प्रधानमंत्री टेररिस्टों को, सुशील पंडित को नहीं बुलाया। दोबारा इस झांसा में नहीं आने वाले। सच तो और क्या अगर करें? सही होगा तो आ जाएंगे। 300 लोगों को आ जाओ हमारे साथ। 300 लोगों को जम्मू बुलाया भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री को मिलने के लिए। चलिए ठीक है, सुशील पंडित सिन्हा जी को साहब नहीं बुलाया। चलिए साइड डिबेट लेंगे ना। डिबेट के आखिर में सिन्हा साहब कमेंट जरूरी है। सिन्हा साहब मुझे पता है कि आप न्यूट्रल व्यक्ति हैं, आप ना इधर के ना उधर के हैं, आपने देश की सेवा की है, वर्दी पहन करके बॉर्डर पर रह करके। मैं ये जानना चाहता हूं जम्मू कश्मीर कितना बदला है 370 के खत्म होने के बाद, और ये जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, एक बार फिर से मैं जानना चाहता हूं ये छटपटाहट है क्या? सरहद के उस पार बैठे, सरहद के इस पार जो आतंकवादी हैं उनके अंदर डर है क्या कि प्रधानमंत्री आए, हालात अगर और बदलने की कुछ उन्होंने आदेश दे दिया तो फिर बहुत चीजें बदल जाएगी, ऐसा लगता है क्या आपको? सिन्हा साहब छोटा जवाब सर, मेरे पास वक्त कम है। देखिए कुंदन जी, पूरा का पूरा माहौल बदल चुका है 2.5 साल के अंदर में। आर्टिकल 370 और 35 अल्फा जाने के बाद जिस तरह से चीज़ें बदली हैं, मगर आप ये लेके चलिए। और कुंदन जी मैं आपको नेशनल टेलीविजन पे आपको बता रहा हूँ, ये जो चीज़ें हैं आतंकवाद, वो उस समय तक रहेगा जब तक कि पाकिस्तान से ये चलता रहेगा, और इसको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, उसको मैनेज किया जा सकता है, मगर नॉर्मलसी तो आ चुकी है। आपको यही नहीं लगता रिकॉर्ड वहां पर टेररिज्म, वो टूरिस्ट जा रहे हैं, 3000 करोड़ का वहां पर निवेश आ रहा बाहर से, क्या सोच सकता है? ये पागल है क्या लोग? 38,000 करोड़ का जो हमारे बड़े बड़े जो ये हैं बिजनेस हाउसेस वहां लगा रहे हैं, ये नॉर्मलसी नहीं है तो क्या है? मगर आप ये लेके चलिए, मैं झूठ बोलूंगा यदि मैं आपको पाकिस्तान से चलता हुआ वह टेररिस्ट फैक्ट्री है, जब तक आप वहां से उसको टैप को नहीं बंद करेंगे। और इसको कौन बंद कर सकता है? जो वर्ल्ड के ऊपर में टेररिज्म पहुंचती है, अमेरिका का सभी जगह पहुंच रही है। जिस तरह से विश्व के अंदर परिस्थितियां बदल रही हैं, और जिस तरह से तो पाकिस्तान के अंदर जो जड़ें उसे कैसे काटा जाए, इस पर मंथन करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री 2 दिन के बाद जम्मू जाएंगे, वहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे, और उसके बाद क्या बदलेगा इस पर पूरे देश की नजर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, सुशील पंडित जी, इफ्तिकार मसगर, माजिद हैदरी, कविंदर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े थे, सुदेश वर्मा और मेजर जनरल के सिन्हा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।